फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स यहाँ हम दो प्रकार की लेते हैं। एक तो होती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक होती है दोस्तों वेव ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो आपके रे ऑप्टिक्स है उसकी हम यहाँ बात करेंगे। हाँ, तो दोस्तों इस रे ऑप्टिक्स में हम जो रे है या इसे हम वेव भी बोल देते हैं, यहाँ हम लाइट की दो इंसिडेंट लेंगे। एक तो लेंगे रिफ्लेक्शन और एक हम लेंगे दोस्तों रिफ्रैक्शन। एक रिफ्लेक्शन लेंगे और एक हम लेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो जो 12th में आप पढ़ते हो, हम उनकी चर्चा न करते हुए थोड़ा सा एडवांस चीज़ें पढ़ने का प्रयास करेंगे और मेनली जो आपके जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तथा प्रयास यह करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं उन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए दोस्तों हमको मिरर की ज़रूरत पड़ती है और रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें लेंस की ज़रूरत होगी। अब मिरर दोस्तों यहाँ टू टाइप के होंगे। एक तो होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल टू टाइप्स के हो जाएंगे। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉनवेक्स। ऐसे ही जो लेंस हैं वो लेंस भी टू टाइप के होते हैं। एक होता है दोस्तों कॉनकेव और एक होता है कॉनवेक्स। ठीक है। एक होता है कॉनवेक्स। नेक्स्ट हम अब यहाँ जो मिरर है, और मिरर कौन सा दोस्तों? प्लेन मिरर। उस प्लेन मिरर को आप 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक उसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और उससे संबंधित मुश्किल से एक पेज ही हम पढ़ते हैं। यहाँ हम प्लेन मिरर को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और उस प्लेन मिरर से रिलेटेड कोई भी शैडो है, उस शैडो के रेस्पेक्ट में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होते हैं उन हम कोऑर्डिनेट की यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ इमेज है उनको ड्रॉ करेंगे। पैरेलल मिरर लेंगे और उस पैरेलल मिरर लेकर हम इमेज और ऑब्जेक्ट क्लियर करेंगे। ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम मिरर, और मिरर भी कौन सा दोस्तों?
प्लेन मिरर है उसमें हम क्लियर करेंगे कि मिरर दो पैरेलल ले लेंगे, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उसके आधार पर इमेज लेंगे, मिरर की क्या साइज़ होगी, यदि ऑब्जेक्ट इमेज और मिरर को मूव करवाते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, तो क्या होगा, इमेज को प्लॉटिंग करना, इमेज को ड्रॉ करना, मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट और इसका रिवर्स ये मेज़र करना, फील्ड ऑफ व्यू मेज़र करना, 2θ का कंसेप्ट लेना हम और मिरर को रोटेटेड करवा देते हैं, तो रोटेशन वाली प्रोसेस नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेंगे और लास्ट में वेक्टर फॉर्म के रूप में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, जो कि डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारी की सारी हम चीज़ें एक एक करके समझते हैं। यदि किसी भी साथी को यह लग रहा है, किसी बच्चे को यह लग रहा है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो मोबाइल में दोस्तों 1.25x, 1.5x, 1.75x ये होता है और इससे आप मेरे बोलने की स्पीड बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों यह एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि हमने एक लेज़र बीम ली है और उस लेज़र बीम से रेड जो लाइट है वो ब्लू बैलून के ऊपर डाली है और एक दूसरी हमने दूसरा बैलून और लिया है और वो रेड कलर का है और वही लेज़र बीम जो रेड लाइट है वो हम डालते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि विच बैलून इरेप्ट या रपर्चर, कौन सा बैलून फूट जाए। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा बैलून फूट जाएगा। अब यहाँ जो हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ये आपको पता है दोस्तों, जो लाइट है जो विजिबल है, जो हमको दिखाई देती है विबग्योर के रूप में, वो है। तो यह एक नेचर होती है कोई भी कलर की कि जैसे ये ब्लू कलर है तो ब्लू बैलून हमको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि ये जो विबग्योर में जो भी 7 कलर हैं ये सारे के सारे कलर को यह एब्जॉर्ब कर रहा है और इसमें से ब्लू कलर को एमिट कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो रेड बैलून है ये हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये रेड कलर को एमिट कर रहा है। और ये जो भी आपके पास दोस्तों कलर होता है, बीम होता है, इन सब के पास एनर्जी होती है। इन सब के पास दोस्तों क्या होती है, एनर्जी। तो ये एनर्जी की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें से कौन सा बैलून फूटेगा, कौन सा बैलून क्या होगा दोस्तों, फूटेगा। तो इसके लिए ये जो बैलून है पहले वाला ब्लू, ये रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है और जो दूसरे वाला रेड बैलून है वो रेड कलर को एब्जॉर्ब करके रेड कलर को ही एमिट कर रहा है। इसका मतलब जो ब्लू बैलून है इसने कलर को एब्जॉर्ब किया तो ये हीट के रूप में, ठीक है, जो कलर के पास जो इसको कलर मिल रहा है वो एनर्जी की फॉर्म में मिल रहा है। तो एनर्जी एज ए हीट के रूप में यदि हम इसके अंदर लेते हैं तो
तो ब्लू कलर के फूटने की संभावना ज़्यादा रहेगी बजाय कि रेड कलर, क्योंकि रेड कलर इसने एब्जॉर्ब किया और रेड कलर ही एमिट कर दिया, तो ब्लू कलर जल्दी फूटेगा। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों पीछे हमने बात की थी शुरू में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। ज्योमेट्रिकल जो ऑप्टिक्स है उसमें जो भी वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी c होती है 1/√μ0 यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की फॉर्म में। भली भांति आप जानते हो यदि ये वैक्यूम की पोजीशन में है, यदि हम यहाँ μ0 की जगह μr × μm भी ले सकते हैं, वो मीडियम के लिए हो जाएगा। ऐसे ही एप्सिलॉन r क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन r × एप्सिलॉन m हो जाता है ना। क्योंकि μr क्या होता है दोस्तों, μ0/μm। ठीक है, तो μr क्या होता है, μm/μ0, उल्टा होता है दोस्तों। तो यहाँ हम यदि μm ले लेते हैं तो ये μm क्या हो जाएगा, μr × μ0, और एप्सिलॉन यदि हम m ले लेंगे तो ये एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन0 हो जाता है। ठीक है, तो इस स्पीड से जो अपने वेव्स हैं विबग्योर वाली VIBGYOR, तो ये वॉयलेट रेड कलर है, इसकी जो वेवलेंथ है जिसे हम लैम्डा कहते हैं वो मैक्सिमम होती है। वॉयलेट की वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, आपके न्यूनतम होती है। और C = न्यू लैम्डा या लैम्डा = C/F या न्यू भी बोल सकते हो, ये आपके होती है, दोनों इन्वर्स हो जाएंगे। तो ये साधारण बातें हैं, हम आगे लेते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं मिरर की, और मिरर के लिए हम जानते हैं, पीछे चर्चा कर चुके हैं, इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन के लिए कोई भी आपके पास सरफेस है, उस पर कोई रे यूँ इंसिडेंट होती है, वो इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये आपके नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल I = एंगल R, ये आप जानते हो दोस्तों। इसके लिए हम ज़्यादा यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब प्लेन मिरर में दोस्तों, ये जो मिरर है, यदि ये एक प्लेन हो, ठीक है, और इसके आउटर साइड ये इस तरह से हमने कोई सिल्वर की एक लेयर ले ली है, तो वह प्लेन मिरर की फॉर्म में आ जाता है। तो प्लेन मिरर के फॉर्म में आ जाएगा। और इसी तरह से हम यदि कोऑर्डिनेट की बात करें, सिंपल, जैसे मान लीजिए ये हमने एक क्या ले ली दोस्तों, सर्कल ले लेते हैं, और इसका जो रेडियस है वो R है। इस पर दोस्तों कोई रे इंसिडेंट हो रही है, एरो अंदर की तरफ, और ये दोस्तों यूँ चली गई। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर चली जाती है रिफ्लेक्टेड रे, यूँ परपेंडिकुलर, और ये इस पर इंसिडेंट हो गई। तो आपसे पूछा है कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये आपसे यूँ पूछा है। तो दोस्तों ये एक याद रखें आप बात, कि इस तरह से जो सेंटर से पास होती हुई
जो लाइन होगी यानी कि आपके ये रेडियस है, ये यहाँ नॉर्मल का वर्क करेगी और ये 90 डिग्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो ये वाला जो एंगल है दोस्तों ये 45 हो गया और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ क्लियर है, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको आगे कैसे करेंगे कि जहाँ से हम यदि इसको यूँ कर लेते हैं तो ये भी R हो गया, ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा R cos 45 और ये हो जाएगा दोस्तों R sin 45। तो cos 45 ये इसका जो ओरिजिन है वो 0 0 है, तो ये इसके किधर हो गई दोस्तों, ये इधर पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये नेगेटिव, तो ये x अक्ष में हो जाएगा R/√2 cos 45 और y अक्ष में हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ही, R√2 हो जाएगी। क्लियर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बताया है आपको, इसमें आपके जो ये हमने लिया है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल 90 डिग्री लिया है, 90 डिग्री लिया है तो ये 45 हो गया। यदि हम इसको और आगे कर देते यानी टोटल ये हम 120 ले लेते, कितना ले लेते दोस्तों, 120, तो ये नीचे वाला 60 और ये ऊपर वाला भी 60 हो जाता, तब ये cos 60 बन जाता। या फिर मान लीजिए यदि ये 60 डिग्री एंगल के ऊपर टोटल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में यानी 30 डिग्री ले लीजिए, 90 डिग्री ले लीजिए, है ना, 30 में तो 15 होगा, वो एंगल आपको पता नहीं होगा, 60 ले लीजिए, 90 ले लीजिए, 120 ले लीजिए। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपके ये जो एंगल है ये चेंज हो जाएंगे, बाकी इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे ही हमने एक ये पैराबोला लिया है और ये आपके दोस्तों इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, ये आपके इंसिडेंट रे हो गई, तो इसमें वही ये पॉइंट P है और इसके आपको कोऑर्डिनेट मेज़र करने हैं। तो ये वाली जो आपके रे है इसमें वही फाइंड P कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपको मेज़र करने हैं। तो इसके लिए हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस तरह से ये एक हमने क्या कर दिया, जैसे ये P पॉइंट को हम यहाँ मिटा देते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यूँ इस तरह से है, हमने दोस्तों ये इस तरह से इसमें एक टेंजेंट लाइन ले लेते हैं। ये वाला आपको क्लियर है दोस्तों, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये वाला भी 45 डिग्री ही हो जाएगा। ये वाला 45 है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी 45 ही हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है ना दोस्तों, ये भी 45 ही हो जाएगा। क्लियर। अब आपको यूँ इस तरह से ये वाली जो कंडीशन है ये आपको यहाँ क्लियर करनी है। तो इसके लिए dy/dx ले लेते हैं। dy/dx क्या हो गया दोस्तों, tan 45। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट लेने हैं इस पॉइंट P के। तो y की dy/dx
dx हो जाएगा। तो ये आपके दोस्तों आ जाएगा dy इक्वस टू dy अपॉन dx है ना। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करें x की रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx और ये हो गया t की फॉर्म में ले लीजिए dx अपॉन dt, ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dt, दोनों ही वेरिएबल क्वांटिटी हैं। तो dy अपॉन dx ये कितना आ गया दोस्तों यहाँ। हाँ तो दोस्तों ये यहाँ आप देख रहे हो, ये जो बिंदु P है इसके हमको कोऑर्डिनेट मेज़र करने हैं। तो ये जब 90 डिग्री टोटल है तो ये वाला एंगल जब 45 हो गया तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। तो यहाँ से हम tan थीटा ले लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है, जो कि ये हो गया dx 2y dy। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, और यहाँ dy अपॉन dx हो गया दोस्तों 1/2y, ठीक है। और dy अपॉन dx यहाँ 45 है तो tan 45 क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो गया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो गया। तो y इक्वल्स टू आ गया 1/2, y इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ जब y की वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4। तो ये जो बिंदु P है इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1/4 एंड 1/2, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसमें यह चेंजेस कर सकते हैं। यदि मान लीजिए ये वाला जो एंगल है, ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब देखिए इसके अंदर 2-3 कंडीशन ये सवाल में आपका को तरीका समझ आ गया होगा। जैसे मान लीजिए ये तो इंसिडेंट रे हो गई और ये एंगल मान लीजिए 120 हो जाता। कितना हो जाता टोटल 120। तो दोस्तों 120 होने का मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाता 60। क्यों? और जब हम यहाँ इस तरह से ये रे लेते तो जब ये इधर वाला जो एंगल है यदि ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाता 30। तो ये वाला एंगल भी दोस्तों 30 ही हो जाता। नहीं हो जाता क्या? मेरे ख्याल से स्पष्ट है, कहीं कोई आपको इसमें ये क्लियर है ही और इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर दूं कि ये आपके इंसिडेंट रे और ये वाला, और यहाँ से हमारे पास इस तरह से है और ये हमारे पास ऐसे आ रहा है लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो रे जा रही है और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपके मान लीजिए टोटल एंगल 120 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60। ये वाला एंगल कितना हो गया दोस्तों 60 हो गया। अब ये यदि 60 है तो ये वाला जो एंगल है ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर ही तो है इसके सरफेस के। तो ये 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाता है। तो इस तरह से ये एंगल अलग अलग चेंज करके हम 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ हमने दोस्तों कोई एक ऑब्जेक्ट लिया है
उस ऑब्जेक्ट से यहाँ एक रे गई और वो रे जाके हमारी आँखों पर चली जाती है। ऐसे ही एक रे गई, ये हमारी आँखों पर चली जाती है। इसको यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएं, यूँ लाइक दिस, तो ये हमें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये हमारे पास क्या होता है दोस्तों? इमेज। ये ऑब्जेक्ट है और ये है इमेज। ये क्या है दोस्तों? इमेज। एक बात हमेशा याद रखें कि ये जो इमेज है ये इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर बनती है। परपेंडिकुलर लाइन पे ही बनेगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। ये एंगल कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, यूँ इस तरह से हम यह ले लेते हैं। तो यह एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है। बाकी हम इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। सिंपल कंसेप्ट बस यही है कि परपेंडिकुलर है यह है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इन चारों को हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पॉज करके आप भी कीजिए। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये आपके इमेज मिरर है, यहाँ तक है। तो आपसे पूछा है कि इमेज कहाँ बनेगा। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल ये है कि इसका जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से हम एक ले लेते हैं और ये फिर आगे की तरफ चली गई। इसका जो मिरर का लास्ट पॉइंट है यहाँ हम एरर, ये पीछे की तरफ, इन दोनों को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि यह किसी एक पॉइंट से आता हुआ मिलेगा और ये आपको मिल जाएगा दोस्तों इमेज। ये तो हो गया आपके जो रे है उन रे को ड्रॉ करके। ठीक है, यानी कि किरण आरेख हो गया, यानी रे डायग्राम हो गया। लेकिन ऐसे सवालों में सिंपल यह कीजिए आप कि ये जो मिरर है इसको आप एक्सटेंड कर लीजिए, इस मिरर को बढ़ा लीजिए और इस पर आप परपेंडिकुलर ले लीजिए। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए और वही परपेंडिकुलर उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आप दोस्तों क्या देख रहे हैं? 30 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से दोस्तों ये परपेंडिकुलर लाइन और ये परपेंडिकुलर यहाँ आपको इमेज मिल जाएगा। ये एक्स अक्ष से है तो ये वाई अक्ष से, वही आपके 30 डिग्री पर यहाँ आपको यह इमेज मिल जाएगा यूँ। ठीक है, यहाँ से कहीं बीच में यूँ 30 डिग्री हो जाएगा। ये 2 मीटर डिस्टेंस पे है तो ये भी आपके इधर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, ये दोनों सेम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम दोस्तों इस क्वेश्चन में करें तो यहाँ भी यही करते हैं। जो ये आपके मिरर है इसको हमने एक्सटेंड कर लिया, यहाँ से हमने ये इस पर परपेंडिकुलर लाइन और ये वाला पॉइंट हमें इमेज पर यहाँ मिल जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज हो गया। ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एक्स अक्ष में नहीं चल रहा है और वाई अक्ष में आपके 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये आपके 45 है तो ये भी 45 हो गया। ये 30 है तो ये 30 हो ही जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन में हम दोस्तों कैसे करेंगे, ये क्लियर है, मैं मिटा देता हूँ या चलो मैं थोड़ा सा यूँ लिख देता हूँ। ये हो गया 0 और
टू इमेज। यहाँ दोस्तों हम जो इसकी हेड और टेल है, ये हेड हो गया, ये टेल, तो इनसे परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए। जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी ही डिस्टेंस पे ये बन जाती हैं, यानी ये बी डैश हो जाएगा और ये ए डैश पॉइंट हो जाएगा। क्लियर?